तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी v1 फ्रॉम द डेक ऑफ अ शिप मूविंग विद अ स्पीड v2. अ पर्सन ऑन द शो ऑब्जर्व्स द मोशन ऑफ द शेल एज अ पैराबोला. फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज. अब बच्चों क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना. यहाँ पर अपने को जो ऑब्जर्वेशन करनी है वो उस पर्सन के अकॉर्डिंग करनी है जो शोर पे खड़ा है. तो पहले अपन से एक डायग्राम बनाते हैं और फिर वही चीज अपन सर से इंटरेक्ट करते हुए पूछेंगे कि सर इसके अंदर आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है. तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपन ने एक शिप बना दिया और इस शिप पे एक पर्सन है जो यहां पर है और ये शिप मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v1 नहीं v2. अब बच्चों यहां पर इस पर्सन के हाथ में कोई बॉल है और मान लेते हैं कि यहां पर जो एक और पर्सन है वो सर है और सर शोर पे खड़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, रेस्ट स्टेट में. अब सर आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आप उनका ध्यान से आंसर दीजिएगा, जैसे बच्चों के लिए अपनी हेल्प हो जाएगी. सर अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर हूं और मेरे हाथ में बॉल है तो आपको ये बॉल रेस्ट पे दिखाई दे रही है, मोशन दिखाई दे रही है? नहीं, ये मुझे मूव करते हुए दिखाई देगी क्योंकि ये जो शिप मूविंग है, शिप के साथ आप मूव कर रहे हैं और आपके हाथ में बॉल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शिप की वेलोसिटी है वही आपकी वेलोसिटी मुझे दिखाई देगी, यानी कि v2. एग्जैक्टली, इसका मतलब बॉल के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, दैट इज v2. बिल्कुल. इसका मतलब अगर मैं बॉल को नहीं फेंकता तो आपको इसका मोशन, बॉल का मोशन कैसा ऑब्जर्व होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई देती है. इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होता है. अज्यूम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स है. इसका मतलब बच्चों यहां से अपन कह सकते हैं कि अगर पर्सन ने इस बॉल को नहीं फेंका होता तो उस केस के अंदर बॉल के एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते बिकॉज स्पीड ऑफ शिप इज v2. बिल्कुल. तो बच्चों अपन कह सकते हैं इसके पास एक मोशन तो है ही सही पहले से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. अपन जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो इस पर्सन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की ही बात चल रही है. अब बच्चों क्या बोला गया कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपन ने v1 स्पीड से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया और वो प्रोजेक्ट किसने करा? जो पर्सन शिप पर खड़ा है, जिस बोट पर है. तो बच्चों मैंने इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया v1 स्पीड से. अब जैसे मैंने इसको v1 स्पीड से प्रोजेक्ट करा तो सर आप क्या कहते हैं ये स्पीड इसको किस डायरेक्शन मोशन देगी? सर इसको ये v1 जो है वो अपवर्ड मोशन प्रोवाइड करेगी और एक बैकवर्ड ऑलरेडी पहले से है ही. इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग यहाँ इसके कारण बैकवर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल आ गया. बिल्कुल. इसके कारण वर्टिकल आ गया. बिल्कुल. तो सर अगर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो क्या जो ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ग्राउंड पे है, मतलब आप यहाँ पर हो, तो आपको क्या इसका जो बॉल का मोशन दिखाई देगा वो अकेला हॉरिजॉन्टल, अकेला वर्टिकल या दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा? नहीं सर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा. बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी एंड बिकॉज ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी ये वर्टिकल मोशन परफॉर्म करेगी. तो कंबाइंड यानी कि दोनों दिखाई देंगे. बिल्कुल. इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग ये वाली जो बॉल है ये कुछ ऐसे मूव होती हुई नजर आएगी. बिल्कुल बिल्कुल सही. तो इसका ये भी मतलब हुआ कि जब मैं कुछ देर के बाद यहां पहुंचूंगा तो अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो तो मैं क्या बॉल को कैच कर पाऊंगा? बिल्कुल, क्योंकि आपकी और इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रही होगी. हाँ. तो आप सेम टाइम में सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं है. बिल्कुल सर. तो बच्चों आपने कितनी अच्छी बात समझी. सर ने क्या बोला कि मैं बिल्कुल इस बॉल को कैच कर पाऊंगा और जो ये पाथ है जैसा यहां पर मेंशन कर रखा है, कैसा पाथ बन गया? पैराबोला. अब बच्चों ये जो पैराबोलिक पाथ बना है यही अपना प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया. और याद करो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बोला था? कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन. तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन, दिस वन इज अ वर्टिकल मोशन. इनका कॉम्बिनेशन क्या हो गया? अपना पैराबोलिक मोशन, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा मोशन जो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. बच्चों अब मेरे को निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज. अब बच्चों रेंज का एक फॉर्मूला अपन ने सिंपल सा फॉर्मूला सीखा था, 2ux uy अपॉन g. बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर ux होती थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, uy होती थी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी और डिवाइड बाय g इनटू 2. तो बच्चों यहां पर सोच के बताओ ux क्या होगा? सर ux क्या होगा? v2. इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? ux इज इक्वल टू v2. सर व्हाट इज uy? दैट इज v1. इसका मतलब दिस वाज इज uy, या फिर अपन इसको पर लिख दें तो ये हो जाएगा uy. तो बच्चों यहां पर मुझे ux मिल गया, uy मिल गया. अगर मैं इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास रेंज आ जाएगी. तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं रेंज इज इक्वल्स टू 2 ux is v2 uy is v1 then this is v2 v1 upon g. और बच्चों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही वेरिएबल थे v1 एंड v2 और उसी फॉर्म में अपना आंसर आया है. तो बच्चों ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया. देखो सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दिया है वो लिखा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल.
देन फाइंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। बच्चों क्वेश्चन बड़ा आसान है, पर इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। कई बार क्या होता है, हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन को समझने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, तो आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो सबसे पहले समझे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। बच्चों सीधे शब्दों में अगर समझाएं तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होगा एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए कि बच्चों ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और इसको मुझे ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों जब मैं इसको देख रहा हूंगा तो ये क्या होगी, मेरी लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन के अलोंग मैं इसको देख रहा हूं वो क्या है, मेरी लाइन ऑफ साइट। बच्चों ये जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल से किसी ना किसी एंगल पर इंक्लाइंड है, और ये एंगल जो होगा वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और वही हमें कैलकुलेट करना है, और वो भी कब, जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर हो। तो बच्चों इसको सबसे पहले अगर हम लोग डायग्राम में ऑब्जर्व करें तो मानकर चलिए ये y और x एक्सिस हमने बनाया है जिस पर एक पार्टिकल ने पैराबोलिक मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया है। अब बच्चों यहां पर जब इसने प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया है देन लेट अस कंसीडर बॉडी को हमने यहां से प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एट एन एंगल थीटा। बच्चों जो थीटा है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और वेलोसिटी अगर हम लोग मार्क करें तो ये हो गया वेलोसिटी u, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। और बच्चों ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बिल्कुल। बट बच्चों अब बात चल रही है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनेगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि जब ये पार्टिकल या ये जो बॉडी है ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी और थोड़ी देर के मान लीजिए कि यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो बच्चों जब ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा तो इसकी लाइन ऑफ साइट जो होगी वो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देगी, यानी कि जिस लाइन के अलोंग ये पार्टिकल को देख रहा है ये क्या बन जाएगी, इसकी लाइन ऑफ साइट। और बच्चों अब इसका एंगल का वैल्यू हम लोग अगर मार्क करें तो ये हो गया अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे, अल्फा से। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए इस अल्फा को निकालने के लिए जो हमें वैल्यूज चाहिए वो कौन कौन सी हो सकती हैं। बच्चों इस डायग्राम में ये वाली जो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैक्सिमम हाइट को, बिल्कुल, जिसको मैंने एच से डिनोट किया। बच्चों जैसा कि सर ने आपको कोऑर्डिनेट वाली कंडीशन सिखाई थी, यहां से यहां तक ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम लोग कैपिटल आर यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देते हैं। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये जो आधी वैल्यू होगी वो क्या होगी, r/2। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि अल्फा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, बिल्कुल, और ये क्या हो गया, बेस। और हमें वही चीज चाहिए तो हम लोग tan अल्फा से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h एंड बेस कितना हो जाएगा, r/2। बच्चों 2 को हम लोग कहां ले जाते हैं, ऊपर। अब बच्चों h और r दोनों की इक्वेशन हमारे लिए लर्न है, हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस रीड की हुई है तो उसको यहां पर वैल्यू प्लेस करके आंसर्स निकाल सकते हैं। बच्चों h की इक्वेशन u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और बच्चों रेंज की इक्वेशन जल्दी से सोचें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। अब बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां पर इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कैंसिल होंगे, g से ये g कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। अब बच्चों ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे साइन 2 थीटा है, बिल्कुल सर। तो क्या हम लोग साइन 2 थीटा को एक्सपेंड कर सकते हैं विद इट्स आइडेंटिटी, दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों अगर हम लोग इसको एक्सपेंड कर दें तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन थीटा से एक साइन थीटा हम लोग कैंसिल कर दें, बिल्कुल। तो बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा और अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, और अल्फा की वैल्यू यहां से आ जाएगी tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट किया, बिल्कुल सर। अब कई बार हो सकता है स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि बॉडी जब मैक्सिमम हाइट पे थी तो कोऑर्डिनेट्स हम लोग बड़ी आसानी से यहां पर मार्क कर सकते थे और हमने आंसर भी निकाला। बट हो सकता है कि सर हमको ये मैक्सिमम हाइट ना देते हुए कोई दूसरी लोकेशन दे दी जाए। फॉर एग्जांपल बच्चों हम लोग यहां पर इसको हम लोग मार्क करें कि मान लीजिए कि हम अगर इस पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन में बोला गया t सेकंड बाद पार्टिकल यहां पर है, वो टाइम की वैल्यू गिवन है, और बोला गया कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन आप कैलकुलेट कीजिए एज अल्फा। तो बच्चों अगर हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन है तो भी सॉल्व होगा। अब ऑब्जर्व कीजिए ये जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की वो हमें क्या बताएगी, y डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम किससे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड से, u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा x यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग uxt से निकालते हैं। तो अब भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस से हम लोग tan अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रिमेंबर
जैसा भी क्वेश्चन होगा अपन उसको इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, और टॉप मोस्ट पॉइंट एक वेल डिफाइंड लोकेशन आ गई तो हम लोग डायरेक्टली आंसर्स दे ही पाएंगे। बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और ध्यान दीजिएगा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसको 90 से माइनस कर दो, तो 90 माइनस 30 कितना हुआ 60 डिग्री। इसका मतलब दो एंगल्स का समेशन अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों एंगल्स कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा, चेक कर लीजिए दोनों का एडिशन 90 डिग्री आएगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। With the same speed, then horizontal range attained by it in both the cases is same. अब बच्चों सेम क्यों आती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ लिखी हुई है विद सेम स्पीड। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही एंगल के लिए आपको u की वैल्यू कैसे लेनी है, सेम। बच्चों अपने को रेंज का फॉर्मूला याद है। रेंज का फॉर्मूला क्या था, r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब बच्चों इसी के अंदर एक बार तो अगर एंगल थीटा होता तो यहां पर थीटा जाता, बिल्कुल। इसका मतलब ये रेंज को मैं कह देता हूं R1। तो बच्चों एक रेंज तो आ गई। अब दूसरी रेंज की बात कर रहा हूं 90 माइनस थीटा के लिए। बच्चों u अभी भी सेम रहेगा, तो सोच के देखिए R2 की वैल्यू क्या होती है। R2 होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा। 2 थीटा का मतलब हुआ इस थीटा की जगह इस बार 90 माइनस थीटा आएगा, तो आई कैन से 2 90 माइनस थीटा अपॉन g। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी 180 माइनस 2 थीटा। बिल्कुल सर, तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। बच्चों एक बात ध्यान रखो कि अगर साइन 180 माइनस अल्फा आता है तो व्हाट इज साइन 180 माइनस अल्फा, साइन अल्फा। तो बच्चों यहां पर वो अल्फा 2 थीटा के बराबर है। इसका मतलब क्या मैं इस पूरी टर्म को लिख सकता हूं u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बच्चों कंपेयर करो इस R1 को और R2 की इक्वेशन को, दोनों सेम, क्या दोनों सेम आए? इसका मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज की वैल्यू एग्जैक्ट सेम आती है अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दोनों की कैसी हो, सेम हो। तो बच्चों यहां से क्या सीखे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर सेम स्पीड से रेंज हमेशा कैसी आती है, सेम आती है। तो बच्चों इसी चीज को अपन चेक करते हैं यहां पर कुछ डेटा से। अगर एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है, एक 30 है दूसरा 60 है, और बच्चों यहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल टू सेम। इसका मतलब स्पीड सेम होगी तभी इन सारी कंडीशन में रेंज इक्वल होंगी। तो 30 डिग्री पे जो रेंज आएगी वही रेंज 60 डिग्री पे भी आएगी फॉर सेम स्पीड। 45 माइनस थीटा, 45 प्लस थीटा, इसका मतलब या तो 15 डिग्री हो या 75 डिग्री हो, उस केस के अंदर भी रेंज कैसे आएगी, सेम। आप सिंपल से एक बात याद रखना, स्पीड सेम है और दोनों एंगल का समेशन मिलकर 90 डिग्री बन रहा है तो दोनों ही केस का जो रेंज आएगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगी। सर यहाँ पर बच्चे कई बार एक डाउट रखते हैं कि सर स्पीड सेम बोल रहे हैं आप हम लोग बार बार, तो यहाँ पर वेलोसिटी सेम क्यों नहीं बोल सकते? स्पीड सेम बोल रहे हैं हम लोग, स्ट्रेस उस पर दे रहे हैं, तो वेलोसिटी अगर इक्वल टू सेम बोल देंगे तो वो कहाँ गलत होगा, वेलोसिटी को सेम बोलना? बच्चों सर ने कितनी अच्छी बात पूछी, ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी सेम बोले इसका मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। पर एक चीज सोचो, अगर दो प्रोजेक्टाइल है दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब उनकी स्पीड एंड एंगल दोनों सेम है। तो क्या स्पीड और एंगल दोनों सेम है तो 100% दोनों एग्जैक्टली तो प्रोजेक्टाइल हुए। तो उस केस के अंदर तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात ही नहीं होगी। अगर एक प्रोजेक्टाइल का एंगल 30 डिग्री और स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे वाले का भी 10 मीटर पर सेकंड और 30 डिग्री ही होगा अगर मैं वेलोसिटी सेम बोलूंगा तो वहां मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात नहीं कर सकता, वो तो आइडेंटिकल्स हुए और आइडेंटिकल होंगे तो रेंज तो इक्वल होगी ही सही। पर यहां पर मैंने स्पीड सेम करके आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझाना चाहे है कि स्पीड सेम बट एंगल अलग अलग। एंगल अलग मतलब वेलोसिटी अलग अलग, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी अलग है। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, दो प्रोजेक्टाइल की अलग अलग वेलोसिटी के लिए भी रेंज सेम आ सकती है। दो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी अलग अलग के लिए भी रेंज सेम आ सकती है। बिल्कुल, अगर उन वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम हो और एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो स्टूडेंट इस पॉइंट के बाद इसके क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर हम लोग पहले ध्यान दें, उसके पहले हम लोग इन डायग्राम्स को कंसीडर करें क्या क्या हमें दिया है। बच्चों इस डायग्राम में सबसे पहला कंसिडरेशन हम लोग जो कर रहे हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों पार्टिकल्स का हमें प्रोजेक्टाइल मोशन शो किया गया है। दोनों पार्टिकल्स की जो स्पीड हमें दी गई है वो एग्जैक्टली सेम दी गई है, ऐसा इस डायग्राम में गिवन है, दैट इज u एंड u।
बच्चों एक को हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंका है और एक को वर्टिकल से थीटा पे फेंका है। तो बच्चों जिसको वर्टिकल से थीटा पे फेंका है उसको हॉरिजॉन्टल से क्या हम लोग 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि टोटल y और x के बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो अब गौर कीजिए, जो सर ने आपको पढ़ाया अभी अभी उसी को हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। गौर कीजिएगा बच्चों, सबसे पहले अगर नोटिस करें तो u स्पीड है, u स्पीड है, स्पीड सेम। इसका एंगल कितना है? थीटा, और इसका एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। दोनों का सम करो कितना आएगा? 90। मतलब एंगल कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये तो श्योर है कि रेंज एग्जैक्टली सेम आएगी। मतलब हमें अगर इस क्वेश्चन का 6th पार्ट देखें तो RA अपॉन RB यानी कि रेंज सेम, तो रेशो क्या आएगा? 1:1। बिल्कुल सर। पर बच्चों अपन अभी बात करते हैं अपनी दूसरी वैल्यूज के लिए, और इन वैल्यूज के लिए अगर चर्चा करें तो सबसे पहले बच्चों मैं थोड़ा सा इस एंगल को हटा रहा हूं क्योंकि ये चीज आपको सिर्फ रेंज समझाने के लिए थी। अब केवल हम लोग बात कर रहे हैं इनके कंपोनेंट्स पे। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लोग ये वाला कंपोनेंट करें ux, तो इसका नाम होगा u cos थीटा, और बच्चों इसके ux का नाम क्या होगा? u sin थीटा। बिल्कुल। और अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट करें बच्चों तो ये हो जाएगा u sin थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट करें बच्चों तो ये कितना आ जाएगा? u cos थीटा। बिल्कुल सर। अब बच्चों सबसे पहली चीज हमें जो निकालनी है वो है दोनों ही केस में टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रेशो। तो बच्चों अगर आपको याद हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, t प्रोपोर्शनल टू uy। तो क्यों ना हमें इन दोनों के uy पता है, हम लोग डायरेक्टली इसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। तो बच्चों सबसे पहला पार्ट अगर हम लोग सॉल्व करें दैट इज ta अपॉन tb। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इसके uy की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा, और इसका कितना है? u cos थीटा। सो हियर आई कैन राइट u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। u से u कैंसिल, देन रेशियो क्या आ जाएगा? tan थीटा। ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रिजल्ट। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, स्पीड सेम हो तो सिर्फ रेंज सेम होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होते। उनके बीच में आप देख रहे हैं कोई रेशियो आ रहा है, वो 1:1 नहीं है। सिमिलरली बच्चों सेकंड पार्ट पर अगर हम लोग ध्यान दें दैट इज TA मल्टीप्लिकेशन विद TB। तो बच्चों अगर इसको डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं TA और TB, बच्चों TA यानी कि इसके लिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? u sin थीटा। बिल्कुल। याद कीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन हम लोगों ने क्या सीखी है? 2uy/g। बिल्कुल। 2uy/g, और uy की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा। तो फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g मल्टीप्लिकेशन विद। अब बच्चों इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है 2uy/g। बिल्कुल। इसका uy कौन है? u cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2u cos थीटा बाय g। अब बच्चों वैसे तो हमारा ये आंसर परफेक्ट है, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी हमारा आंसर है, पर जनरली ये क्वेश्चन हमारे पास जब भी सामने आया है हमेशा 4 ऑप्शंस में हमने नोटिस किया है कि ये वैल्यू हमसे पूछी जाती है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रेंज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। और रेंज की इक्वेशन क्या होती है? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। बिल्कुल। u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। तो बच्चों केवल और केवल इस पार्ट को नोटिस कीजिए, u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। क्या ये पूरी इक्वेशन आपको रेंज की दिखाई दे रही है? बिल्कुल सर। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट TA मल्टीप्लिकेशन विद TB इज इक्वल टू 2r/g। बिल्कुल सर। r स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, और यहां से अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी करके लिखें तो TA TB। बच्चों 2/g एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के उनको हटा दिया है, तो ये क्या बन जाएगा? TA मल्टीप्लिकेशन विद TB इज प्रोपोर्शनल टू r। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर क्या ये जो आपने R लिखा है ये इन दोनों में से किसी का भी R हो सकता है? बिकॉज दोनों के R कैसे है? सेम है। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर आपको बोला है HA एंड HB का रेशियो। बच्चों HA क्या? इस पहली प्रोजेक्टाइल की हाइट थी दैट इज HA, दूसरे प्रोजेक्टाइल की हाइट वो क्या हो गई बच्चों? HB। और आपको याद होगा जैसे ही TA प्रोपोर्शनल टू uy था, क्या उसी प्रकार h प्रोपोर्शनल टू क्या था? uy स्क्वायर। तो आई कैन से इन द थर्ड पार्ट, अगर थर्ड पार्ट के अंदर मुझे HA अपॉन HB निकालना है तो मुझे एक बात मालूम है कि h इज प्रोपोर्शनल टू uy का स्क्वायर। तो आई कैन से दिस इज इक्वल टू uy a का स्क्वायर अपॉन uy b का स्क्वायर। अब बच्चों ये uy a था, पिछले डायग्राम में देखा था वो किसके बराबर था? u sin थीटा। बिल्कुल सर। और जो सेकंड पार्ट में किसके बराबर था? u cos थीटा। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, और बच्चों टोटल का मैं होल स्क्वायर लगा देता हूं, तो यहां पर u से u कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय cos थीटा हो गया tan थीटा। तो आई कैन से HA अपॉन HB इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स फोर्थ केस हमें क्या दिया हुआ है? HA प्लस HB। तो बच्चों HA प्लस HB को अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो हमारे पास है फोर्थ केस
HA प्लस HB। अब बच्चों इस क्वेश्चन में अभी आपको सर ने बताया कि HA का फॉर्मूला क्या था, uy स्क्वायर बाय 2g। तो uy स्क्वायर बच्चों ए केस में जो uy है वो कितना है, u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग HB की बात करें तो uy स्क्वायर बाय 2g, और सेकंड केस में uy कितना है, u cos थीटा। सो हियर आई कैन राइट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, नोटिस कीजिए, u स्क्वायर बाय 2g, और ब्रैकेट में क्या बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा which is equal to 1. So here I can write the sum of their maximum height when they are projected with same speed at complementary angle is equal to u square by 2g. ये हो गया बच्चों अपने पास फोर्थ केस। बिल्कुल। अब बच्चों फिफ्थ केस के अंदर क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। फिफ्थ केस है HA इंटू HB, मतलब दोनों की हाइट्स को आपको मल्टीप्लाई करनी है और चेक करते हैं उनसे क्या अच्छा फॉर्म बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फिफ्थ केस की बात करूं HA इंटू HB, बच्चों मैं वापस वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जो सर ने यहां पर लिखा है, पर इस बार दोनों केस में क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो एक काम करते हैं, क्यों ज्यादा लंबा लेके जाएं, इनको यहीं से ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पर u स्क्वायर और u स्क्वायर मल्टीप्लाई करके u की पावर 4 बन जाएगा और नीचे 2g का स्क्वायर बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g का होल स्क्वायर और साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बच्चों मैंने क्या करा, इस जगह मल्टीप्लाई अज्यूम कर लिया बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां से u स्क्वायर बाई 2g साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों ना अपन ऐसा कर दें, इस पूरे के अंदर पूरे में स्क्वायर एक साथ ले लें और सबको एक साथ अंदर लिया दे ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चों देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g का होल स्क्वायर। अब बच्चों मन में एक डाउट आता है, सर ये साइन थीटा कॉस थीटा ऐसी टर्म तो हमने कहां देखी थी, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में, पर साइन 2 थीटा में आता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका मतलब यहां पर 2 की कमी पड़ रही है। तो सर क्यों ना अपन इसमें ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर यहां पर ऊपर भी एक 2 लिख दिया और नीचे भी एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ऊपर नीचे इक्वल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा है। अब यहां पर जब आप ढंग से देखेंगे तो 2u साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा, बिल्कुल, और नीचे क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू जी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां पर, और बच्चों यहां पर भी एक स्क्वायर भी है जिसको मैं लिखा नहीं, यहां पर स्क्वायर है। तो यह हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 4g और इसका भी होल स्क्वायर। सर आपको किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पे कुछ रेंज जैसी फील आ रही है। एग्जैक्टली पर उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा आ गया सर? यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब बच्चों अगर इस 4 को मैं छुपा दूं तो आपको क्या दिखाई देगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, दैट इज r रेंज। तो आई कैन से दिस इज एज r स्क्वायर और नीचे 4 का स्क्वायर दैट इज 16। इसका मतलब HA इंटू HB इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 16 और r किसी भी एक पार्ट का, या तो ए का या बी का, किसी का भी आर ले लो बिकॉज दोनों के आर कैसे हैं, सेम है। बिल्कुल। और बच्चों लास्ट केस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज का रेशियो कितना आएगा 1। बिल्कुल। अब बच्चों जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया ये सब एक एक तरह के अपने क्वेश्चंस हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चंस जब भी प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो पूरी डिटेल इस क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको दी। बिल्कुल। अब बच्चों यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा, स्पीड सेम एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों पार्टिकल्स की हाइट जो थी अटेन, मैक्सिमम हाइट अटेन, उनका जो सम आया था वो कितना आया था, u स्क्वायर बाय 2g। अब देखिएगा इसको कैसे यूज करते हैं अपन, उस पर बात करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 particles are projected with same speed 40 मीटर पर सेकेंड। द वर्ड इज सेम स्पीड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, एक थीटा था, दूसरा 90 माइनस थीटा था फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ऑफ प्रोजेक्शन। सेकेंड पार्टिकल अटेन्स 50 मीटर मोर हाइट देन दैट ऑफ फर्स्ट, देन फाइंड इंडिविजुअल हाइट अटेन्ड बाय बोथ। सपोज अगर मैं मान लेता कि फर्स्ट की हाइट h है, तो बताओ सेकंड की हाइट क्या होती है? क्या 50 मीटर ज्यादा, इसका मतलब h प्लस 50 होती है। अगर ऐसा होता तो कुछ देर पहले सर ने आपको एक बात याद करने को बताई थी अभी कि 2 पार्टिकल्स की अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है और स्पीड सेम है तो HA प्लस HB इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। तो मेरे लिए ये HA हो गया, ये HB हो गया, मतलब H1 और H2। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं बच्चों तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा H1 प्लस H2 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। u की वैल्यू बच्चों 40 है और g अपने को मालूम है ही सही,
तो यहाँ लिख सकता हूं मैं h प्लस 50 इज इक्वल टू u का स्क्वायर 1600 अपॉन 2 इंटू 10। ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से वापस और कैंसिल आउट हो गया 80। बच्चों ये 50 है, इसको मैं RHS में ले आऊं तो 80 माइनस 50 30 हो जाएगा, तो 2h इज इक्वल टू 30, तो यहां से h आ गया 15। अब बच्चों ये तो अपना एक पार्ट आया, पर अपने को क्या बोला है, दोनों के निकाले हैं। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूं h1 की वैल्यू h थी, मतलब ये तो 15 पक्का हो गया, और h2 की वैल्यू कितनी हो गई, h प्लस 50, मतलब 15 प्लस 50 65 मीटर, और अपन दोनों ही आंसर यहाँ पूछे गए थे। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, देन फाइंड आउट इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमको दिया है उसमें लिखा हुआ है दैट हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू इसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन की उसकी वैल्यू के बराबर है। तो हमें पूछा गया है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन से एक अच्छा हमें आंसर मिलने वाला है कि अगर वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे सामने आ जाए तो उस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की क्या खासियत होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों अगर r और h को इक्वेट कर दिया जाए जैसा हमें उनकी इक्वेशन याद है, तो r को हम लोग क्या लिखते हैं, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, और इसी तरह से बच्चों h की इक्वेशन होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। बिल्कुल सर। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, u स्क्वायर से ये u स्क्वायर कैंसिल, g से एक g कैंसिल, और एक sin से एक sin कैंसिल। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां क्या बचा है 2 cos थीटा, और यहां पर बचा है हमारे पास sin थीटा बाय 2। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर यहां पर जो टर्म्स हमारे सामने बन रही है, cos को डिनोमिनेटर में ले जाए sin के, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan थीटा, और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 4। बच्चों ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर कि इस एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट करना चाहिए। बट इट जस्ट फॉर नॉलेज कि tan इनवर्स 4 जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री पे आता है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से tan 45 1 होता है या tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, उसी तरह से tan 76 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 4। सर आज तक तो अपन ने कभी ऐसा डिस्कशन नहीं करा, मतलब बच्चे के मन में डाउट आया था बहुत बार कि यहाँ पर tan इनवर्स 3 होता, tan इनवर्स 2 होता, तो कभी अपन एंगल नहीं लिखते थे, वहां तक आंसर छोड़ देते थे। पर अपन ने सिर्फ इसमें ही इतना इंडिकेट क्यों करा? बिल्कुल, देखिए सर यहाँ पर बच्चों आपके लिए जो क्वेश्चन सर ने पूछा है उसके लिए हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर रहे थे कि यहाँ से जो एंगल आने वाला है उसकी अपनी एक खासियत है, और वही चीज आपको सर ने यहाँ पर पूछनी चाहिए है। नोटिस कीजिए बच्चों, tan इनवर्स 4 को ही 76 हमने मेंशन किया, इसके पहले तो कोई ऐसे एंगल आ गए थे तो हमने डिग्रीज में उसको रिप्लेस नहीं किया। कारण है बच्चों, क्योंकि ये एंगल अगर 76 डिग्री मैंने लिखा हुआ है तो कुछ सोचकर एग्जैक्टली हमारे सामने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताओ कि बॉडी को कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि कितने एंगल पर हम लोग प्रोजेक्ट करें कि वो जितने अमाउंट में रेंज अटेन करे उतने ही अमाउंट में वो हाइट भी अटेन कर रही हो। तो आंसर है कि 76 डिग्री पर फेंक दो तो उसकी r और h मैग्नीट्यूड में दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो ये इस एंगल की खासियत है, इसलिए स्पेशली यहां बच्चों को बताया जा रहा है। ओके सर। अब बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स 4, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, क्यों ना बच्चों इन दोनों में से किसी एक को निकाल लिया जाए, क्योंकि हिंट क्या है, दोनों सेम है। दोनों सेम है, तो हम किसी एक को निकाल देते हैं। अगर हम लोग r कैलकुलेट करें बच्चों, तो ऑब्जर्व कीजिए r की इक्वेशन, r इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। अब बच्चों नोटिस कीजिए, sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 76 डिग्री। अब sin 76 और cos 76 वो हमें याद नहीं है, या हम लोग जनरली उसको याद नहीं रखते हैं, पर ठीक है अगर वो याद नहीं है तो हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, और tan थीटा की वैल्यू पता है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से sin और cos भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों नोटिस कीजिएगा किस तरह से, लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसको मैंने मान लिया एंगल जिसके बारे में चर्चा चल रही है। बच्चों tan थीटा इक्वल टू 4, क्या इसको 4/1 कर सकते हैं? बिल्कुल सर। और tan थीटा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिख दूं, tan थीटा इज इक्वल टू 4/1, तो बच्चों ये है परपेंडिकुलर और ये कौन है, बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √70। बिल्कुल। तो बच्चों अब sin थीटा चाहिए, sin 76 चाहिए एग्जैक्टली, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो हो गई sin की वैल्यू, और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू हो गई किसकी, cos की वैल्यू।
तो अब हम लोगों को यहां पर इनको प्लेस कर देना चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 2। अब साइन थीटा की वैल्यू 4 बाय रूट 17 और इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू 1 बाय रूट 17। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट 2 इंटू 4 कितना 8, ये दिया है यू स्क्वायर। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 17 इंटू जी। बच्चों ये वैल्यू अगर रेंज की है तो क्या मैं बोल सकता हूं यही वैल्यू किसकी होगी? हाइट की। तो इसमें हम लोग किसी भी एक चीज को निकाल कर दूसरे को उसके साथ इक्वेट कर सकते हैं। और बच्चों इसी के अंदर ये बात मान के चलिएगा कि क्वेश्चन के अंदर अपन ने मेंशन नहीं करा कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो अपन ने वो हमेशा क्या मान लेते हैं? यू मान लेते हैं। तो बच्चों अपन ने यू मान के इसके जनरल आंसर ड्राइव किया है और आप उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सर क्वेश्चन में दे नहीं रखा आपने मान लिया। तो बच्चों जनरली अपन क्या मान लेते हैं? यू मान लेते हैं और यू मान के उसको सॉल्व कर देते हैं।